पॉलिटिकल करंट अफेयर्स पार्ट 3। पहला मुद्दा, डेप्यूटी सीएम। भारत की राजनीति में क्योंकि मल्टीपल पार्टीज हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार अगर कोई बड़ी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही तो वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, जिसे कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। और फिर ऐसे जो छोटी पार्टीज होती हैं, अब उन्हें पता है कि उनके बिना तो सरकार बनेगी नहीं, तो क्या करते हैं, बड़ी पार्टी को बोलेंगे कि देखो हमारे इस कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दो। अब बड़ी पार्टी कहेगी मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते, वो तो हमारी पार्टी से बनेगा। तो ऐसे में कई बार पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए और गठबंधन की सरकार को स्थिर तरीके से चलाने के लिए, कोलिजन गवर्नमेंट को स्टेबल तरीके से चलाने के लिए बड़ी पार्टी क्या करती है, छोटी पार्टी को एक लॉलीपॉप दे देती है। कैसा लॉलीपॉप? डेप्यूटी सीएम का लॉलीपॉप। कि ठीक है, मेन मुख्यमंत्री जो होगा वो हमारी पार्टी का होगा, लेकिन अब क्योंकि तुम हमारे को समर्थन कर रहे हो सरकार बनाने के लिए, कोलिजन गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो हम तुम्हारे को एक सेरेमोनियल पोस्ट दे देते हैं एक तरीके से, जिसे डेप्यूटी सीएम बोलते हैं। सवाल उठता है कि ये डेप्यूटी सीएम होता क्या है। अगर हम संविधान के प्रोविजंस को, आर्टिकल 163 को देखते हैं, तो वहां पे सिंपली ये लाइन लिखी हुई है कि हमारे यहाँ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जो होंगे वो उसके हेड पे होंगे। मतलब कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स होंगे। मतलब कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो सबसे पहले मंत्री होंगे, और उनका काम होगा गवर्नर को एड और एडवाइस करना। मतलब कि जो उस एरिया के राज्यपाल होंगे, उस क्षेत्र के राज्यपाल होंगे, उस राज्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, वो सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे करेंगे। इस पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी ये टर्म डेप्यूटी सीएम का कोई भी मेंशन नहीं है। वैसे ही अगर हम एक और आर्टिकल देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 164, यहां पे बोला जाता है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं राज्यपाल, और जो बाकी मंत्री होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इस आर्टिकल में भी डेप्यूटी सीएम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मतलब कि ये जो डेप्यूटी सीएम का एक पोजीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज है, या फिर कोalition गवर्नमेंट्स में कई बार इसे कन्वेंशन की तरह फॉलो किया जाता है। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि डेप्यूटी सीएम की पोस्ट जो है ये किस टाइप की पोस्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि वैसे तो जो ये डेप्यूटी सीएम है ये होते तो मंत्री ही हैं, लेकिन इस पोस्ट का संविधान के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है। कोलिजन की सरकार में एक तरीके से ये कन्वेंशन है कि छोटी पार्टी के नेता को खुश करने के लिए हम उन्हें डेप्यूटी सीएम बुलाने लगते हैं कि हाँ, हमारे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के बाद आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। यह मुद्दा न्यूज में इसलिए आया क्योंकि अजीत पवार जब शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं और एकनाथ शिंदे सरकार के साथ जुड़ते हैं, तो अभी क्या हो गया, महाराष्ट्र में 3 मुख्यमंत्री या डेप्यूटी मुख्यमंत्री हो गए। एकनाथ शिंदे प्रॉपर मुख्यमंत्री, फिर उसमें 2 डेप्यूटी सीएम हो गए, एक देवेंद्र फडणवीस और एक अजीत पवार। मतलब कि ये जो अजीत पवार का पूरा फैक्शन था, इनका जो पूरा ग्रुप था, उनको एक लॉलीपॉप दिया गया खुश करने के लिए कि ठीक है आप आओ, उप मुख्यमंत्री बन जाओ और साथ में मिलकर सरकार चलाएंगे। वैसे अगर हम देखें तो ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है, संविधान में इसका कोई मेंशन तो नहीं है, लेकिन इनका जो औहदा होता है, इनका जो दर्जा होता है, वो सेम एक कैबिनेट मंत्री जैसा होता है। मतलब कि जो होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही इनका भी औहदा होता है। जो प्रोविजंस, प्रिविलेजेस दूसरे मंत्रियों को मिलते हैं वही इन्हें मिलेंगे, और ये कोई अलग से स्पेशल पावर नहीं रखते। इनके पास वही पावर्स होती हैं जो बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती हैं, लेकिन इनके पास मुख्यमंत्री वाली कोई पावर नहीं होती। मुख्यमंत्री की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होती है। और ऐसे में डेप्यूटी सीएम जो है वो सिर्फ एक टैगलाइन है, सिर्फ एक ऐसा फर्जीवाड़े का नाम है कि ठीक है आप डेप्यूटी सीएम हो, आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हो। यह दर्शाने के लिए डेप्यूटी सीएम की पोस्ट क्रिएट करी गई, एक तरीके से एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए। सिमिलरली हमारे यहाँ कई बार नेशनल लेवल पे जो है, जैसे स्टेट लेवल पे डेप्यूटी सीएम होते हैं, वैसे नेशनल लेवल पे अगर कोई गठबंधन बनता है तो वहां पे डेप्यूटी पीएम की पोस्ट को क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे भारत सरकार, आजाद भारत की जो पहली सरकार थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो डेप्यूटी पीएम थे। वैसे ही जब एनडीए की सरकार बनी थी 1999 में, उस समय पे लाल कृष्ण आडवाणी को डेप्यूटी पीएम बनाया गया था। जैसे डेप्यूटी सीएम है बिल्कुल वैसे डेप्यूटी पीएम, इनका कोई भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, और ये बाकी सारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं उनके जैसे ही होते हैं। इनके पास सारी पावर्स और प्रिविलेजेस भी बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स वाली ही होती हैं, और इनके पास प्रधानमंत्री की कोई पावर नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल सिंबॉलिक पोस्ट है जहां पे दिखाया जाता है कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप हमारी पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में प्रीलिम्स 2003 में डेप्यूटी सीएम डेप्यूटी पीएम को लेकर एक सवाल बना था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे चैट बॉक्स में आप मेरे को आंसर देने की कोशिश करेंगे। एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, हु अमंग्स द फॉलोइंग रैंक्स द हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि कौन कितने इंपॉर्टेंट है, उसमें
इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या स्पीकर ऑफ लोकसभा? वैसे तो मुझे देखने में समझ आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट में सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोई सेपरेट पोस्ट तो है नहीं और उनके बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ मेंशन नहीं है। तो ऐसे में मेरे को तो ये लगता है कि शायद गवर्नर इसका आंसर हो सकता है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका आंसर क्या होगा, कॉमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे। प्रीलिम्स 2022 में भी एक सवाल बनता है विद रिगार्ड्स टू टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। देखते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। मतलब कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसा संविधान हमारा बोल रहा है। कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। ऐसा मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार आप सोचिए कि ये गलत है या सही है। मेरे हिसाब से शायद ये गलत हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और ये बोला गया था कि 15% से ज्यादा जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स शायद नहीं होंगे। फिर भी एक बार इसको सॉल्व करेंगे और नीचे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे एक्सटेंशन ऑफर का आज आखिरी दिन है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का एक्सटेंशन, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। साथ में हमारा अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, जहां पे प्रीलिम्स क्लियर होने पे दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा 2024 में क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए मेंस के, और मेंस क्लियर होने पर इंटरव्यू की फ्री गाइडेंस प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन ना होने पर आपको एक्सटेंशन मिलेगा अप टू 2 ईयर्स। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। अगला मुद्दा है मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अगर हम अपने संविधान को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितने भी प्रोनाउंस मेंशन हुए हुए हैं, यहाँ पे जितनी भी भाषा मेंशन हुई हुई है वो सारी की सारी मेल डोमिनेटेड भाषा है। लाइक अगर प्रेसिडेंट के लिए कुछ बोला गया तो वहां पे लिखा ही, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ लिखा गया तो वहां पे लिखा ही विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, ही विल एग्जिट द ऑफिस, ही विल बी इम्पीच्ड, सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल, जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं उन सबके लिए मेल डोमिनेटेड प्रोनाउंस जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं संविधान में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आती है और उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर ये बोला जाता है कि क्या हमारे को संविधान के जितने भी मेजर प्रोविजंस हैं उनको अमेंड कर देना चाहिए और वहां पे सब जगह जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुनने में ऐसा ही लग सकता है कि हाँ, जितने भी हमारे मेल डोमिनेटेड क्लॉजेस हैं वहां पे हमारे को जेंडर न्यूट्रलिटी लानी चाहिए, जिससे कि मेल्स और फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए ये सारे के सारे क्लॉजेस जो हैं बराबर हो जाएं। ऐसे में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, अभी इतना समय किसी के पास नहीं है कि हम जाएं और वापस से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से रिवाइज करें, अमेंड करें और उसको जेंडर न्यूट्रल बनाएं। क्यों? संविधान का यह मानना है कि जितने भी ऑफिसेज हैं वो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सबके लिए खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये देखिए कि लोकसभा में हमारे यहाँ महिला स्पीकर भी रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट में हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, महिला गवर्नर्स रह चुकी हैं। तो ऐसा कोई भी, इवन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में महिला जजेस रह चुकी हैं, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में महिला काउंसलर्स और सरपंच रह चुकी हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बोले कि अगर वहां पे ही लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले 1950s में लिखा गया था, तो उस समय पे जेंडर के बारे में इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी, तो इसलिए वहां पे सब कुछ ही करके लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे ही लिखा है, शी लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज भी जेंडर न्यूट्रल है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जितने भी कानून बन रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे बन रहे हो या पार्लियामेंट्री लेवल पे बन रहे हो, वो सारे के सारे जेंडर न्यूट्रल तरीके से बन रहे हैं और वहां पे चेयर मैन या चेयर वुमेन नहीं लिखा रहता, वहां पे चेयर पर्सन लिखा रहता है। वहां पे ही या शी का मेंशन नहीं होता, वहां पे जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को खारिज करा और यह बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो उसमें मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल 14 को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता जेंडर के बीच में। तो ये पीआईएल जो है खारिज कर दी गई। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अपना इंटरव्यू में क्वेश्चन फंस सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए, अगर हम इतना जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेल डोमिनेटेड क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी तर्क दिया आप ये मेंशन कर सकते हैं, या फिर कभी मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के ऊपर आपका क्या मानना है, कमेंट करिए। उस तरीके से आप यहां पे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। अगला मुद्दा निकलता है नेशनल कमीशन फॉर मेन का। ये एक पीआईएल है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और जो पिटिशनर थे उन्होंने ये बोला कि सर देखिए, जैसे हमारे यहाँ नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, वैसे ही हमारे यहाँ नेशनल कमीशन फॉर मेन भी होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सर क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो वो जो पेटिशनर थे, जो जिन्होंने याचिका दायर करी थी, उन्होंने बोला कि मेरे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2021 का डेटा है। अच्छा बताओ क्या डेटा है? तो उन्होंने ये बोला कि साल 2021 में जितने पुरुषों ने आत्महत्या करी, सुसाइड करी, उसमें से 33.2% ने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते करी, और 4.8% लोगों ने जो आत्महत्या करी वो मैरिज रिलेटेड इश्यूज की वजह से करी। ये डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो ऐसे में वो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि पुरुष इतनी ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते और शादी के इश्यूज के चलते, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुरुषों के अधिकारों को बचाने के लिए आपको नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दो बातें बोली। उन्होंने बोला कि सर देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है वो बनाई थी पार्लियामेंट ने कानून पास करके, तो अगर नेशनल कमीशन फॉर मेन बनानी होगी तो वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगा कानून पास करके, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मसला है नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाने का, ये एक लेजिस्लेचर का मुद्दा है। अब क्योंकि ये लेजिस्लेचर का मुद्दा है, हम सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट करते हैं और हम यहां पे जुडिशियल ऑर्डर पास करके एक नई बॉडी नहीं बना सकते, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हो, या नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, या नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो। सारी की सारी नेशनल कमीशन जो हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई हैं, कानून द्वारा, और ऐसे में हम पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर नहीं छीन सकते। हाँ, हम ये मानते हैं कि पुरुषों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, उनकी सुसाइड का नंबर बढ़ रहा है, हम ये मानते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कुछ है, और ऐसे में हर चीज हम जुडिशियल लेजिस्लेशन के माध्यम से नहीं कर सकते। ये कीवर्ड आप नोट करेंगे, जुडिशियल लेजिस्लेशन। मतलब कि जुडिशियल लेजिस्लेशन के माध्यम से, जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर का काम जो है जुडिशरी अपने हाथ में लेके कोई ऑर्डर पास कर रहा है, कोई जजमेंट पास कर रहा है कि अब से ऐसा ही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जुडिशियल लेजिस्लेशन हम नहीं करते हैं, और ऐसे में साफ साफ ये बोला गया कि अगर नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाना होगा तो इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड। इसमें सुप्रीम कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, पहली बात। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा यह बात ध्यान रखेंगे कि जुडिशरी जो है वो जुडिशियल लेजिस्लेशन में बिलीव नहीं करता, और जो मैटर लेजिस्लेचर द्वारा सॉल्व किए जाने चाहिए वो मैटर जुडिशरी अपने हाथ में कभी नहीं लेता, वो हमेशा पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, और जुडिशरी कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। यहां से हमारे को यह पॉइंट साबित होता है। दूसरी बात, जुडिशरी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर ठीक है, अच्छी बात है, आप ये डेटा लेके आए हो, लेकिन आप ये बताइए हमारे को कि इस डेटा से कैसे साबित होता है कि ये जो आत्महत्या हो रही है ये महिला की वजह से हो रही है, वाइफ की वजह से हो रही है। फैमिली प्रॉब्लम तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, शादी में इशू किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है कि वो पुरुष की खुद की जिंदगी में कोई और महिला हो, कोई और उनका रिलेशनशिप चल रहा हो, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो गया हो। तो आप ये कैसे साबित कर सकते हो कि जितनी भी सुसाइड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वाइफ की वजह से हो रहे हैं? हो सकता है कि कुछ परसेंट उसमें वाइफ की वजह से हो रहे हो, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे सुसाइड ही वाइफ की वजह से हो रहे हैं। ये एक तरफा तरीका है इस डेटा को देखने का, जो कि बायस तरीका है, और बायस्ड डेटा के बेसिस पे हम कोई जजमेंट यहाँ पे पास नहीं कर सकते। तो आप समझिए यहां पे कितने सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं। एक, कि जुडिशरी जो अपने हाथ में लेजिस्लेचर का काम नहीं लेगा, और जो लेजिस्लेचर का काम है वो उन्हें ही करना चाहिए, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा, पीआईएल जो है उनको कई बार इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें एंटरटेन करेगा। ऐसे में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने पिछले कुछ समय में ऑब्जर्व करा है कि जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, जो पीआईएल का टूल है, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज चेंज करने वाला पीआईएल आया, नेशनल कमीशन फॉर मेन वाला पीआईएल आया, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो पीआईएल्स आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, उन्होंने बोला कि आपको समझने की जरूरत है इस शब्द का मतलब क्या है। हमने कहा सर आप ही समझा दीजिए। उन्होंने बोला पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि एक ऐसी याचिका जो पूरे समाज की, पूरी जनता के भले के लिए हो, एक ऐसी याचिका जो किसी गलत इंटेंशन के साथ दायर ना की जाए, बल्कि एक ऐसी याचिका जो पूरे समाज के भले के लिए, क्योंकि इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट, पूरी जनता का, एक ब्रॉड जनता का यहां पे हित होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम इस पीआईएल को एडमिट करेंगे। अगर आप फ्रिवलेस पीआईएल्स डालते हो, फ्रिवलेस पीआईएल्स का मतलब होता है खराब नियत से, अगर आप तुच्छ याचिकाएं डालते हो, अगर आप कोई ऐसी खराब, बेकार, एकदम यूजलेस पीआईएल्स डालते हो, इससे सबसे पहले तो कोर्ट का समय खराब होता है, और पीआईएल के टूल का ये अब्यूज माना जाएगा कि आप जो है इस प्रोसेस को अब्यूज कर रहे हो।
आप जब भी पीआईएल के ऊपर आंसर लिखोगे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कि अगर आप बिल्कुल ही फर्जी पीआईएल डाल रहे हो कि ठीक है अभी मैं पीआईएल डाल देता हूं, कल को मेरा अखबार में नाम आएगा, मैं फेमस वकील बन जाऊंगा, मैं फेमस व्यक्ति बन जाऊंगा। कुछ लोग पीआईएल इसलिए भी डालते हैं, या कुछ लोग पीआईएल डालते हैं कि ठीक है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो फेमस होने के लिए ऐसा कर देते हैं, ट्विटर वगैरह पे नाम होगा, रीट्वीट्स वगैरह आएंगे तो मेरा नाम आगे बढ़ेगा, मेरी वकालत चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो आप फर्जी की पीआईएल्स वगैरह डालते हो उससे हमारा बहुत समय खराब होता है और ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। मतलब कि पीआईएल जो है वो सीरियस मैटर्स के लिए होनी चाहिए, ऐसे मैटर्स के लिए होनी चाहिए जो जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट में हो। लेकिन अगर आप ऐसे फर्जी की पीआईएल्स डालोगे तो इससे हमारे अदालत का समय खराब होता है और हम दूसरे लोगों को न्याय नहीं पहुंचा पाते। तो इस वजह से जस्टिस जो है वो डिले होता जा रहा है और अदालत का समय खराब हो रहा है। सवाल उठता है कि सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रथा शुरू करी है और उसके अंदर ये बोला गया कि अगर हमारे को लगता है कि कोई भी पीआईएल फ्रिवलेस है, बेकार है, फर्जी है और इसमें कोई दम नहीं है तो हम वहां पे पेनल्टी लगानी शुरू करेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो फर्जी पीआईएल फाइल हुई उनके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से हम फर्जी पीआईएल्स के लिए पेनल्टी लगानी शुरू करेंगे। इससे जुड़ा मेंस 2020 का एक क्वेश्चन निकलता है एंड दैट इज जो जुडिशियल लेजिस्लेशन है। जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशरी अपने जजमेंट्स के थ्रू कोई नया कानून लेके आ रहा है। अब जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोई कानून जो पार्लियामेंट ने पास करना चाहिए था, पार्लियामेंट ने पास नहीं करा, तो अब जुडिशरी को बीच में आना पड़ा और उन्हें अपनी जजमेंट के माध्यम से वो कानून बनाना पड़ा। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कि जो जुडिशियल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ जाता है as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify filing of large number of PILs paying for issues guidelines to executive authorities. क्वेश्चन को सिंपल भाषा में अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो क्वेश्चन ये निकलता है कि बहुत से लोग जो हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनता के हित में, जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल्स फाइल करते हैं और कोर्ट से डिमांड करते हैं कि पार्लियामेंट तो कानून पास कर नहीं रहा, एक काम करो आप ही इस मुद्दे के ऊपर कानून पास कर दो, जुडिशियल लेजिस्लेशन कर दो। कहता है कि क्या हमारा जुडिशियल लेजिस्लेशन है और पीआईएल्स किस तरीके से काम कर रही हैं। तो जो 3-4 मुद्दे अभी तक हमने देखे आप उनको क्लब करके यहां पे लिखोगे कि पहली बात, हमारी जो जुडिशरी है वो जुडिशियल लेजिस्लेशन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती, वो बिलीव करती है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। जुडिशरी तब तक कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक वो श्योर ना हो कि ये उसी के डोमेन का है, और वो कभी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के डोमेन में जाके कोई जजमेंट पास नहीं करता अनलेस कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर हो। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अर्जेंटली किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को कोई जजमेंट पास करनी चाहिए, सिर्फ वो तभी उस जजमेंट को पास करता है। अदरवाइज अगर कोई पार्लियामेंट का मैटर होता है जैसे नेशनल कमीशन फॉर मेन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज चेंज करना, अगर इस तरीके से कोई पार्लियामेंट का मैटर होता है तो पार्लियामेंट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, उसमें जुडिशरी अपनी टांग नहीं अड़ाता। तो हमारे यहाँ जुडिशियल लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। हमारे यहाँ जुडिशियल लेजिस्लेशन सिर्फ रेयरली यूज होता है जब किसी के राइट्स को अर्जेंटली प्रोटेक्ट करना हो, किसी ग्रुप के राइट्स को अर्जेंटली प्रोटेक्ट करना हो। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रिवलेस पीआईएल्स को एंटरटेन भी नहीं करता, क्योंकि कई बार पीआईएल्स जो हैं उनको अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि जेन्युइन पीआईएल नहीं होती, फर्जीवाड़े की पीआईएल फाइल की जाती है और ऐसे में उस अब्यूज ऑफ प्रोसेस के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है उन पीआईएल्स को डिक्लाइन कर देता है और रादर आजकल तो वो फ्रिवलेस पीआईएल्स के ऊपर पेनल्टी भी लगाने लगा है। तो आपको लास्ट में कंक्लूड करते हुए बैलेंस में लिखना है कि हाँ पीआईएल एक बहुत अच्छा टूल है जनता के हित के लिए, लेकिन जुडिशरी हर पीआईएल को एंटरटेन नहीं करता। अगर जेन्युइन है तो ही एंटरटेन करता है और उसमें भी वो बैलेंस ऑफ पावर बना के चलता है। अगर उसे लगता है कि जुडिशरी का मैटर है तो ही वो जजमेंट देता है, वरना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए वो मुद्दे को छोड़ दिया जाता है। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन किया जाता है। राइट, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता। जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल 1 साल 2 साल 3 साल के बैचेस इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में चालू हैं। आज रात को 12 बजे तक सिर्फ एक्सटेंशन ऑफर चालू है। अगला मुद्दा जो न्यूज में था दैट इज सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अच्छा एक बात याद रखेंगे, ये सारे के सारे जो मुद्दे और लेक्चर्स में करा रहा हूं इनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको ये जो नोट्स हैं मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कॉमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिंड है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। सेक्शन 354 इसका मतलब होता है महिला की लज्जा को भंग करना, महिला की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाना, अपने असॉल्ट या अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपने जो गलत काम होते हैं उनका प्रयोग करके आप महिला के
गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो, महिला की लज्जा को भंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है और उन्होंने एक महिला का दुपट्टा खींचने की कोशिश करी, एक महिला के साथ सेक्सुअल तरीके से छेड़खानी करने की कोशिश करी, एक महिला का ऐसे साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश करी, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द विमेन माने आएगा। आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द विमेन का मतलब होता है महिला की लज्जा को भंग करना, उनकी गरिमा के खिलाफ जाना। मतलब कि सेक्शन 354 जो है वो इस क्राइम से डील करता है कि यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो और महिला के मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहे हो तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट के चार्जेस लग सकते हैं। यहां पे सेक्शन 354 इस बात से डील करता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को डील करते हुए यह बोला कि ऐसा कोई भी काम जो महिला की लज्जा को भंग करे, उसकी गरिमा के खिलाफ जाए, उसको हम सेक्शन 354 के अंदर डील करेंगे। सेक्शन 354 जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स से डील नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है फिर रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उस केस में सेक्शन 354 लगेगा, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो उस केस में रेप का केस बनेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कई बार लोग ये तर्क देते हैं कि जब मैं इन महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था इन्होंने कुछ बोला नहीं, ये एकदम चुप थी, तो ऐसे में इनका कंसेंट मेरे पास था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब बकवास की बातें हैं। अगर एक महिला रिएक्ट कर रही है वो उनका अधिकार है। अगर आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो और वो रिएक्ट कर रही है तो उनका अधिकार है। अगर वो चुप हैं तो उनकी चुप्पी जो है वो कंसेंट नहीं है। क्यों? हो सकता है कि वो डर में, खौफ में, किसी ट्रॉमा के चलते चुप हो एकदम से और उनको समझ नहीं आ रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। तो आप उनकी साइलेंस को उनका कंसेंट नहीं मानेंगे। अगर जो असॉल्ट करने वाला व्यक्ति है उसकी इंटेंशन थी सेक्सुअली असॉल्ट करने की तो सेक्शन 354 लगेगा ही लगेगा। महिला की साइलेंस को यहां पे कंसेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड न्यूज में था। राइट। अन अकेडमी पे प्राइस हाइक जल्दी ही होने वाला है। साथ के साथ हमारा 9 जुलाई को सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है, उसके लिए एनरोल करेंगे। 90% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं लाइव मुखर्जी नगर से, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। ऑल्सो ऑप्शनल के बैचेस अवेलेबल हैं और अपना आरंभ और प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।